हेलो एवरीवन, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। Okay, so all those who've joined the live class, just inform me first of all quickly. ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? कोई इश्यू नहीं ऑडियो वीडियो के साथ? ओके, ऑल क्लियर। ओके, ठीक है, ऑल क्लियर। ठीक, सही है। So now listen, we'll wait for just a minute and let others join. Just send a message on your groups that the class has started and tell them to join. ऑल्सो आज से हम आरसी में ना एक पूरा प्रॉपर एक सीरीज टाइप का चालू कर रहे हैं। हम इसको बोलेंगे अपस्किल। ठीक, आरसी अपस्किल है जो आज से हम चालू कर रहे हैं। दीज आर रियली पर्टिनेंट क्वेश्चंस जो कि आपको हेल्प करेंगे। मुझे बहुत स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम हमारे लिए बहुत अनसीन पैसेजेस आ रहे हैं, एकदम अलग ही पैसेजेस आते हैं, हम एग्जाम्स देख रहे हैं अपने, तो उसके साथ कैसे कोप करना चालू करें। तो ये उस लिए है ताकि आपके जो सोर्सेज एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं आपके, वैसे ही मिलते जुलते सोर्सेज से क्वेश्चन आपके पास आए। तो ये वो सोर्स चेंज करने के लिए हमने अपनी सीरीज स्टार्ट करी अपस्किल। जिन्होंने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं, बेसिक क्लासेस, आप वो देख लीजिएगा। एंड इन केस आपको लगे उसकी नीड नहीं है तो नो प्रॉब्लम। जस्ट अ सेकेंड, आई गॉट एन ऑडियो रिक्वेस्ट। Yes, so who made the request to speak right now? Would you make it again if in case it is something very important, or we shall start with the class? Okay, मूविंग ऑन, वील स्टार्ट विद द क्लास। आज हम ट्राई करेंगे, हमारे पास 4 पैसेजेस है देखने के लिए, बट क्योंकि मुझे चाहिए कि आप ये जो नया एल्गोरिदम है इसके साथ बहुत अच्छे से फेमिलियर हो जाए, सो वी माइट एंड अप डूइंग 3 पैसेजेस टुडे। ठीक, हम फिक्शनल नॉन फिक्शनल दोनों ही पैसेजेस इनकाउंटर करेंगे। आपके पास फिक्शन के पैसेजेस आते हैं, कई बार ब्लॉग से उठ के चीजें आती हैं, उस तरीके के सोर्सेस को भी हम रेफर करेंगे, नए क्वेश्चंस देखेंगे। ऑप्शंस बहुत मिलते जुलते आते हैं, बहुत एलिमिनेशन करना होता है, तो उसकी तरफ भी हम फोकस करेंगे। ठीक है, सो वील स्टार्ट। ये आज का पहला पैसेज है, रीड इट एंड देन वील स्टार्ट विद द क्वेश्चन। वील स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट, लाइक एवरी डे। हम हमेशा ये करते हैं कि पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं। हमने हमेशा से ये डिस्कस किया है कि हमें क्वेश्चंस में करना क्या है। सी, हमें ये पहले से पता है कि हमारा पैसेज अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है। हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, क्वेश्चन की एक रीडिंग करेंगे, क्विक रीडिंग, ताकि हमें पता चल जाए हमसे पूछा क्या गया है पैसेज में, और बिना पैसेज रीड किए एक पैसेज का हल्का मीन्स हमें आइडिया लग जाए पैसेज में क्या है। Once we are done with that, then we shall move on to the passage where we shall do a superficial reading, which requires you to read it very quickly just to understand what is the gist of the passage, what is the structure of the passage, where what has been spoken about, and to figure out where the answers for your specified question which you've just read are settled in the passage. तो हमें वही करना है, क्रैम नहीं करना है। ये आदत छोड़नी है कि पैसेज रीड करते वक्त दिमाग में बिठा ले कि क्या बात बोली गई है बहुत ज्यादा हद तक। कंपेटिटिव एग्जाम में टाइम इज द की, ये सब हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ आज अपने नए सीरीज अपस्किल के साथ हम उसी की तरफ वर्क करेंगे। ठीक है, स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द एक्सट्रैक्ट, जो कि अब मतलब आरसी है आपकी जो सामने, इसका नेचर क्या है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस agrees with his view, which of the following statements does not fall in the same ballpark of the point, means author से क्या चीज agree नहीं कर रही है। Change is the only constant in society, the author agrees with the statement to an extent, which of the following statement explains it better। Identify the word from the passage that means the same as perceive, हमें perceive पे फोकस करना है कि perceive जैसा सेम मीनिंग किस वर्ड का है। ठीक है,
परसीव एक इजी वर्ड है, आई गेस सबको पता होगा। परसीव यानी हम किस चीज को कैसे समझते हैं। ठीक है, चलो वील बिगिन विद द पैसेज क्विकली। जस्ट मेक श्योर यू आर डूइंग अ सुपरफिशियल रीडिंग। आपको ध्यान देना है उन वर्ड्स को, उन स्टेटमेंट्स को अंडरलाइन करना है जहां पे जो आपके क्वेश्चन से रेफर करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आई होप वहां तक सबने पढ़ लिया था। आई वॉजंट टू क्विक टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। Everyone's done reading with that part of the passage? Quickly, please revert very quickly in the chat section. Next. Okay, are we done with the passage? Okay. ओके, सो वी आर डन विद द पैसेज। पैसेज समझ में आया, सबको एक इंसाइट मिली कि पैसेज किस बारे में था। ये एक एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द बुक द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ। उससे है ताकि आपको फिक्शनल रीडिंग यानी कि जो एक्सट्रैक्ट होता है, एक बड़ी सी स्टोरी में से एक छोटा सा पार्ट उठ के आपके सामने आता है, जिससे आप बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो जो आदत है वो खत्म होने लग जाए। नो व्हाट हैपेंड, आपने पढ़ा कि स्टेबिलिटी के बारे में बात हुई है,
फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात हुई, इसका एक्सप्लेनेशन हुआ है, एक पूछ रहा है ऐसा क्यों, एक बोल रहा है ऐसा है, तो आपको उसके ऊपर वर्क करना है और यहां से हमारे क्वेश्चंस होंगे चालू. We'll do it the same way. Okay, just a second. Yes, it was an interesting passage. Indeed, the book, it is a series of 3 books, which itself is very interesting. अगर टाइम मिले, you could just delve in those books. आपको बहुत हेल्प मिलेगी फिक्शनल रीडिंग में. एक प्रॉपर फिक्शनल कॉन्सेप्ट है. ऐसे ही पैसेजेस अपस्किल सीरीज में हम डाइव इन करने वाले हैं. ठीक है. So the first question is, what is the nature of the extract from the point of view of the speaker? अगर हम स्पीकर को समझे, स्पीकर जो यानी कि जो बात बोल रहा है, ऑथर यानी एक राइटर जो है बुक का, उसके पर्सपेक्टिव से इस पैसेज का क्या टोन है. एंड थर्ड ऑफ ऑल, मुझे कोई भी आंसर्स अभी नहीं चाहिए, हम इसको पूरा एक साथ एनकाउंटर करेंगे इन वन कंप्लीट सेट. जब 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे उसके बाद आप सब अपने आंसर सेंड करेंगे 1A 2B 3C ऐसे करके. ठीक है. नाउ स्टार्ट. इज इट परसुएसिव, इज इट आर्ग्यूमेंटेटिव और इज इट पैसिव अग्रेसिव? अब इसमें भी एलिमिनेशन करना सीखना है आपको. ओके, सो ओके, आई गेस पीपल हैव स्टार्टेड सेंडिंग द आंसर्स. तो ठीक है, एवरीबडी सेंड योर आंसर्स. ठीक है, बताओ इसका क्या होगा. व्हाट डू यू थिंक इज इट? परसुएसिव, किसी को समझा रहे, आप परसुएड कर रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि ऐसा है, किसी को मना रहे हैं. इज इट परसुएसिव? इज इट पैसिव अग्रेसिव? अग्रेसिव तो नहीं है. अब बताओ पैसेज देख के क्या लगा. देखो, आई टोल्ड यू वन थिंग, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो हमें पहली सुपरफिशियल रीडिंग में आंसर हो जाते हैं. इसीलिए कई बार होगा कि एक पैसेज में 5 में से 3 क्वेश्चन पहले ही बार में हो जाएंगे कि आपको दोबारा ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. अभी आप बताओ, परसुएसिव, क्या ये मनाने की कोशिश वाला था, परसुएड करने के लिए ऑथर आपको परसुएड करना चाह रहा है, या फिर वाज इट आर्ग्यूमेंटेटिव? व्हाट वाज इट? ओके, so obviously it is a tussle again between A and B. The correct answer here is argumentative. Why? इसके लिए एक बार let's get back to the passage. पैसेज का स्ट्रक्चर, उसकी टोन समझने में हमारी बहुत हेल्प करेगा. लेट्स सी, यहां पे विक्रमा की स्टोरी से स्टार्ट हुई थी. शिवा, देखो एक बात तो तुम लोग को पता है ना, अगर थोड़ी सी भी रीडिंग करी है, जब जहां पे ये लिखा होता है शिवा फ्राउंड, इसका मतलब ये नहीं कि ये सेंटेंस बोलने के बाद शिवा का ये एक्सप्रेशन था. इसका मतलब ये होता है शिवा ने ये बोलते वक्त शिवा का जो एक्सप्रेशन है, शिवा का जो वे ऑफ टॉकिंग है वो क्या है, यानी कि ये स्टेटमेंट शिवा ने बोला है और तब उसका जो टोन था ना वो फ्राउंड वाला था, यानी कि गुस्से वाला, थोड़ा गुस्सैल चेहरा जिसे हम बोलते हैं, जहां आंखों का हम एक डायरेक्शन बनाते हैं उसे फ्राउंड बोलते हैं. ठीक. नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे एक चीज और देखना. शिवा ने एक बात बोली, फिर उसके बाद ऑथर यहाँ पे जो एक दूसरा इंसान है वो एक बात बोलता है, फिर वो शिवा कुछ पूछता है, फिर उस पर दूसरा वाला कुछ बोलता है. जहां पे क्वेश्चन आंसर हो रहा हो बार बार, तो हम उसे क्या बोलेंगे? आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं. आर दीज टू हैविंग एन आर्ग्यूमेंट हियर इन दिस पार्ट? तो इसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज व्हाई इट इज आर्ग्यूमेंटेटिव. तो कोई भी चीज देखो, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन फुल्ली किसी को बहुत वर्ड्स पता हो तो ये हो सकता है. परसुएसिव समझाते हैं, परसुएड करते हैं, किसी को मनाने की कोशिश करते हैं. एंड सेकंड इज आर्ग्यूमेंटेटिव. तो करेक्ट यहाँ पे बहुत इजीली समझ में आता है. अगर आपने स्ट्रक्चर देखते, क्वेश्चन हो रहा है, वो समझा रहा है, ये कुछ बात बोल रहा है, दैट इज हाउ वी डिराइव्ड कि इसका आंसर क्या होगा? आर्ग्यूमेंटेटिव. ठीक. नाउ नेक्स्ट. अब क्योंकि सब आंसर कर रहे हैं, हम इसी तरीके से करेंगे. बट रिमेंबर, एट द एंड ऑफ दिस पैसेज everybody will be sending their scores just to make sure कि आपके पास आइडिया हो कि आपने कितने अच्छे से, कितनी एक्यूरेसी से ये अटेम्प्ट किया. ठीक है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस अग्री विद हिज व्यू? अब ऑथर के व्यूज के साथ क्या चीज बिल्कुल मिलती जुलती है? फर्स्ट, कंटिन्यूड यूज ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन विल लीड टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन. तो इसकी बात ऑथर ने नहीं करी और ना ही वो मारधाड़ की बात कर रहा है. द फ्यूचर ऑफ एन इंडिविजुअल इज बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ हिज और हर कंट्री. पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्पीकर, मतलब स्पीकर की जो स्पीकर है, यानी स्पीकर कौन था इसमें? ये राइटर था. तो स्पीकर जिस तरीके से अपना पैसेज आप तक डिलीवर कर रहा है, यानी कि यहाँ पे तो एक बुक थी, वो उसने डिलीवर किया, तो वहां पे उसका पॉइंट ऑफ व्यू, यानी आपको रीड किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है? जिसने ये बुक लिखी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसका करेक्ट मीनिंग क्या है. ठीक है.
नाउ नेक्स्ट, allowing a person to fulfill their potential can lead to rebellion against the ruling powers. A civilization is fragile and requires restraint on part of all individual. Now here, ठीक है, I have started getting okay. 5 आंसर आ चुके हैं स्क्रीन पे ऑलरेडी. लेट्स मूव फॉरवर्ड. एक बार इसके लिए एलिमिनेशन की टेक्निक अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है. पहले देखो ये हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया था, तो इसकी अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है. अब यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या एलिमिनेट हो पाएगा. द फ्यूचर ऑफ एन इंडिविजुअल इज बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ हिज और कंट्री. क्या इससे रिलेटेड बात करी गई थी? क्या ये बोला था कि जो उसके देश में इंस्टीट्यूशंस है वो उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर ये जो पूरी स्टोरी थी एक कम्युनिटी के ऊपर बेस्ड थी, कम्युनिटी में जो बच्चों को हक नहीं मिल पाता है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उस तरीके से डिराइव. वहां पे नेशनल पावर वाली चीज जो है ना, या फिर जो व्यू है, ये कहीं पे सपोर्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा. मींस दैट इज अनयूजुअली प्लेस्ड ओवर है, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. अब 2 आंसर्स जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं अगर आप बेटर रीडिंग नहीं करते हैं तो. पहला है ये, अलाउइंग अ पर्सन टू फुलफिल देयर पोटेंशियल कैन लीड टू रिबेलियन. अब एक बात तो बोली गई थी ऊपर कि फुल पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो इंस्टेबिलिटी आती है, उसके पीछे रीजंस दिए थे, बट क्या वहां पे अगेंस्ट द रूलिंग पावर्स करके दिया था? नेक्स्ट, अ सिविलाइजेशन इज फ्रजाइल. एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट वर्ड टू वर्ड एक पूरा पार्ट है पैसेज में. अब किसी ने ये पार्ट देखा और किसी ने ये पार्ट देखा, जिसको जो याद आए उस पर वो टिक कर सकता है, बट हमें देखना है करेक्ट आंसर क्या होगा. इसके लिए दैट इज व्हाई हम जो पहली सुपरफिशियल रीडिंग करके आए हैं, हमें पता है कहां पे क्या मेंशन्ड है. विल गो बैक देयर एंड लेट्स सी. अब देखो, यहां पे वी रेड दैट पार्ट. जस्ट अ सेकेंड. Listen, people can pursue their dreams only when they're living in a society where survival is not daily. This is problematic part जो वो हट गया. अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पे बात करी गई है कि जितने भी लोग हैं उनके लिए यहाँ पे जो इन्होंने एग्जैक्ट जो बात बोली थी, इसको देखो ध्यान से. जस्ट अ सेकेंड. अलाउइंग अ पर्सन टू फुलफिल द पोटेंशियल कैन लीड टू रिबेलियन. ये बात तो बोली कि अगर किसी को भी पूरी अपनी पोटेंशियल तक पहुंचने का चांस मिल रहा है तो वो प्रॉब्लमैटिक है, ये बात बोली है, नो डाउट. बट वहां पे कहीं भी ये नहीं दिया है कि उसकी वजह से रिबेलियन हो सकता है. वो पार्ट मेंशन्ड ही नहीं है. दैट इज व्हाई ये इजीली एलिमिनेट हो जाएगा. अब सिविलाइजेशन फ्रजाइल है, ये मेंशन्ड है, बट ये चीज तो कहीं मेंशन नहीं है. दैट इट रिक्वायर्स रिस्ट्रेंट ऑन पार्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, ये तो कहीं मेंशन नहीं है. तो ये यहाँ पे ऑप्शन में किस तरीके से हम सपोर्ट कर देंगे? ऐसा थोड़ी कि हम किसी भी आंसर को करेक्ट बोल देंगे क्योंकि बाकी एलिमिनेट हो गए हैं. तो इसके पीछे की रीजनिंग आपको यहां से मिलेगी. Just see this. इसको पढ़ो. Our base nature can take over very fast. We can forget that we are sentient beings without law and codes and ethics. यानी कि अगर लॉ, कोड्स एंड एथिक्स ना हो तो हम भूल जाएंगे कि हम किस तरीके के इंसान हैं. एक प्रॉपर जो पुराना जोन था, हम वापस उसी खराब जोन में चले जाएंगे. ये पढ़ा था. तो क्या लॉ, कोड्स एंड एथिक्स का मतलब एक रिस्ट्रेंट नहीं है जो इंसान पे आना चाहिए? तो वही रिस्ट्रेंट की बात यहाँ ऑथर ने अपने ऑप्शंस में करी है. दैट इज व्हाई हम ये बोल सकते हैं सिविलाइजेशन बहुत फ्रजाइल है एंड इट रिक्वायर्स रिस्ट्रेंट ऑन पार्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स. इसीलिए उसमें रिस्ट्रेंट की जरूरत है. अब ये बिल्कुल ऑथर के व्यू से मैच करता हुआ ऑप्शन है. दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर. तो आई गेस मोस्ट ऑफ द पीपल हैव ऑलरेडी आंसर्ड डी, तो वो सही है. 14 people are there and I haven't received most of the answers. बाकी लोग अपने आंसर्स क्विकली दो. किसी को डाउट था उसने इसलिए आंसर नहीं दिया कि क्या रीजन है? सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो रेपिटेटिवली आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग आंसर ही नहीं दे रहे हैं. गलत हो सही हो दैट इज सेकेंडरी, पहले आंसर देना जरूरी है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following statements does not fall in the same ballpark of opinions as that of the speaker? अब पहली बात तो इसका मतलब क्या है? इसका एक सिंपल सा मतलब है कि जो आपने देखा है कि अभी तक स्पीकर ने जो बात करी है पूरे पैसेज में से, उससे कौन सी बात जो है ना कंफर्म करती है, यानी कि सेम स्पीकर जैसी
मेथोडोलॉजी है जिस पॉइंट में दी हुई है। तो इतना स्टेटमेंट देख के कंफ्यूज नहीं होना है अगर ये आपके पैसेज में आपको दिखता है। नाउ लेट्स गो थ्रू द ऑप्शंस। स्टेबिलिटी इज द रूट ऑफ सिविलिटी and leads to growth and development of a society. Flexibility and change are too volatile to exist in the realm of the functioning society. Flexibility allows for individuals to change their lives for the better and helps improve their lifestyle. Resistance to change is a natural reaction. And make sure you do not ignore this word. Which of the following statements does not fall in the same ballpark? यानी ऑथर किससे अलग बात कर रहा है, ठीक है? Okay, people have already come up with the answers. Yes, the correct answer is B. Flexibility and change are too volatile to exist in the realm of functioning society. क्योंकि जब हम पैसेज के लास्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं तब हमने वहां पे देखा है कि फ्लेक्सिबिलिटी और चेंज साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं। बस हमें क्या देखना है, वो जो चेंज है वो स्लोली आए। कोई भी रैडिकल चेंज या क्विक चेंज अगर आता है तो वो सोसाइटी के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, क्योंकि कोई भी इंसान एकदम क्विकली आने वाला चेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए वहां पे स्टेबिलिटी की बात करी गई। दैट इज वाई स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी है, हमने पैसेज में फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी की बात की थी। चेंज जो है ना, चेंज वर्ड यहाँ पे स्टेबिलिटी को ही दर्शाता है, ठीक है? चेंज, ठीक। A, C and D are very easily and very prominently stated in the passage. ये पूरे पैसेज की अगर देखा जाए ना तो A, C and D समरी है। अगर आपको समराइज करना होता ना तो A, C and D are the perfect options. That is why our correct answer here is B. ठीक है, most of the people got it right, तो अब कोई इशू नहीं है, ठीक है? Next, change is the only constant in society. The author agrees with the statement to an extent. Which of the following statement explains it better? ठीक, now let's go through the options first. Change as a force is too chaotic, so it should be met with resistance. Instability of a society can be reduced by bringing in radical changes. तो एलिमिनेशन हम पहले ही स्टार्ट कर देते हैं। रैडिकल चेंजेस लाने की बात ऑथर सपोर्ट नहीं करता, इसलिए ऑप्शन बी इज एलिमिनेटेड। Introducing laws that are newly designed and implemented can lead towards an ideal nation. The status quo of civilization should be subjected to change at a steady and progressive pace. अब बताइए, what is the correct answer here? Whatsoever answers I receive now, I shall assume कि वो इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि because I receive a number of messages in the chat, तो वो ऊपर चला जाता है। Now I shall see. अब देखो किस किस का आता है। Okay, D, A, आगे। Just 3 answers I have received now. जिन्होंने पहले भेजा था, just make sure you are sending the answers again. Okay, so most of the people think कि इसका आंसर है A. अब क्या आपने अभी पता है, मुझे ऑलमोस्ट पता था कि मैक्सिमम लोग ए बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर रिस्ट्रेंट की बात हुई है, लॉ, कोड्स एंड एथिक्स, वहां पे आई जस्टिफाइड कि इसका आंसर ये क्यों है। अब इसी वजह से बहुत लोग उसको इसके साथ सिनोनिमस करके ए बोल देंगे। सो फॉर देयर इंफॉर्मेशन, करेक्ट आंसर ए नहीं है, ठीक। अब इस रिस्ट्रेंट और इसको समझो। चेंज एज अ फोर्स इज सो इज वेरी क्योटिक, सो इट शुड बी मेट विद रेजिस्टेंस। वहां पे चेंज की बात हुई है, बट चेंज को मैनेज करने के लिए उन्होंने जिस चीज की बात करी, उन्होंने बोला कि चेंज को धीरे धीरे लाना चाहिए, एवोल्यूशनरी स्पेस पे लाना चाहिए, ताकि लोगों को एकदम से झटका ना लगे। तो रेजिस्टेंस जो था वो ऊपर बात हुई थी लॉ, कोड्स एंड एथिक्स की, बट चेंज की जो मेजर बात हुई है वो हुई है उसकी पेस के साथ, कि उसको आराम से लाना चाहिए। एंड नाउ पेस की बात हमने करी तो सबका ध्यान जाएगा इसकी तरफ, ठीक। तो एक बार इस पे भी आ जाते हैं। द स्टेटस क्वो ऑफ अ सिविलाइजेशन, स्टेटस क्वो यानी कि जो एग्जिस्टिंग स्टेटस है, यानी जैसे अभी एक सिविलाइजेशन ऑलरेडी चल रही है, शुड बी सब्जेक्टेड टू चेंज, उसमें चेंज होना चाहिए एट अ स्टेडी, स्टेडी मतलब आराम से, धीरे, एंड प्रोग्रेसिव पेस, प्रोग्रेसिव पेस मतलब धीरे धीरे बढ़ती जाए। दैट इज वाई ये ऑथर के वर्ड्स के साथ एकदम करेक्ट बैठता है जो ऑथर ने लास्ट पैराग्राफ में कहा था। दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी डी, या पहले बताया।
बट सी की तरफ भी एक बार ध्यान देते हैं, क्योंकि आई हैव सीन सी भी किसी का आंसर आया है. इंट्रोड्यूसिंग लॉज दैट आर न्यूली डिजाइन्ड एंड इम्प्लीमेंटेड कैन लीड टुवर्ड्स एन आइडियल नेशन. बट हमने ऊपर पढ़ा कि नए चेंज की तरफ रेजिस्टेंस आनी ही आनी है. तो एकदम न्यूली डिजाइन लॉस क्या कहीं पे भी इंप्लीमेंट हो सकते हैं. यू वुड हैव सीन इन एनी डेमोक्रेसी इन टुडेज वर्ल्ड, कोई भी अगर एक नया लॉ तुरंत आता है, दैट विल नॉट वेरी ईगरली लीड टुवर्ड्स एन आइडियल नेशन. उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जब तक वो एक प्रोग्रेसिव पेस पे ना हो, धीरे ना हो, उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट ना किया जाए, तो लोगों का एक नेचर होता है कि वो किसी भी नए चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. और यही बात ऑथर ने भी समझाई थी अपने लास्ट पैराग्राफ में, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे. नाउ मेनी ऑफ यू वुड बी थिंकिंग कि हमने जो पैसेज रीड किया था वो हमने सिर्फ एक गो में रीड किया है, तो हम वापस क्यों नहीं गए बार बार पैसेज पे. पहली बात तो एक क्वेश्चन में अभी हम वापस गए थे, वहां पे हमें देखना था. बट ये जो बातें हैं ना, ये इनके लिए हमें पैसेज पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस वाज वन ऑफ दोस पैसेजेस जिनका अगर आपने क्रक्स समझ लिया एक बार में, वंस यू बीन थ्रू द पैसेज, यू गॉट व्हाट इट्स टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज द मेन जेस्ट ऑफ इट, आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं है. दैट इज व्हाई वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम हियर. ठीक, बाकी एवरी ऑप्शन आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि वो क्यों है क्यों नहीं है उसके लिए. ठीक, तो द करेक्ट आंसर हियर इज डी. जिन्होंने ए बोला था, ए नहीं होगा, क्योंकि आई नो आपने लॉ कोड एथिक्स हमने ऊपर पढ़ा, आपने उसको रेजिस्टेंस के साथ मैच कर दिया. एक बार चेंज आप देख लो यहाँ पे किस तरीके से दिया था. And too rapid a change causes instability. That is the bedrock of Lord Ram's way of life. There are laws which help a society change slowly and allow it to remain stable. At the same time, it allows its citizens the freedom to follow their dreams. तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, इन्होंने बोला कि लॉज हैं जो लोगों की मदद करते हैं, ठीक, उस चेंज को लाने में. बट क्या ये टोन जो ऑप्शन में है यहाँ पे, इज इट द सेम टोन जो ऊपर बोली गई है, ये रेजिस्टेंस वाली? तो अभी तक सबको क्लियर हो गया होगा, वाई इज आवर आंसर डी. ठीक, क्वेश्चन नंबर 5. अब पैसेज रीड करते वक्त ये क्लैरिटी आपको लानी थी कि कौन से वर्ड पैसेज में परसीव मीन करता है. ठीक, पार्शियली परसीव मीन करता है? नहीं. क्विकली एवरीबडी स्टार्ट सेंडिंग योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 5. द 4 ऑप्शंस वी हैव इज पार्शियली, परसूड, सेंटिनेंट एंड स्ट्राइफ. STRIFE, स्ट्राइफ. बताओ क्या आंसर होगा इसका. कौन सा वर्ड है जो परसीव मीन करता है? Just 2 answers on the screen. Others also be very quick so that we can move forward to our next question. बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर है? Okay. So people are coming up with B and C. एक बार ना ये देखो, परसूड का मतलब क्या होता है? परसू करना क्या होता है? किसी चीज को मानना, उसको फॉलो करना. हम कई बार बोलते हैं आई एम परसुइंग दिस कोर्स, आई एम डूइंग दिस कोर्स होता है एक तो. ठीक, पहला तो डूइंग होता है, फिर नेक्स्ट होता है फॉलो. फॉलो के साथ भी हम कई बार फॉलो की जगह ये यूज कर सकते हैं. ठीक, सेंटिनेंट. सेंटिनेंट वाज यूज्ड इन द पैसेज. कई लोगों को सेंटिनेंट का मतलब नहीं होगा. सेंटिनेंट का मतलब परसेप्शन से ही आता है, या फिर कैसे किसी चीज को उस जनरल सेंस में जो ऑलरेडी चीजें चल रही है वैसे आप समझोगे. तो परसेप्शन वर्ड के साथ ये बहुत बार सिनोनिमस है. ठीक, परसेप्शन के साथ. तो अभी तो किस सबको पता चल गया होगा, करेक्ट आंसर इज सेंटिनेंट, क्योंकि परसेप्शन से ही परसीव बनता है. ठीक, एंड नेक्स्ट ऑप्शन वो स्ट्राइफ. स्ट्राइफ ना झगड़े को बोलते हैं. ये स्ट्राइक नहीं है, स्ट्राइक अलग है, स्ट्राइव अलग है. 3 वर्ड्स होते हैं. पहला होता है स्ट्राइक,
ये अलग है, स्ट्राइक के साथ सब फैमिलियर होंगे। स्ट्राइक क्या है? एक होता है स्ट्राइव, ये आर है, ठीक है, आर, आर कंफ्यूज मत होना, और एक होता है स्ट्राइफ जो आपके ऑप्शंस में दिया है। अब स्ट्राइक सबको पता है, स्ट्राइक्स लेबर यूनियंस में होती है, स्ट्राइक जहां पे लोग काम रोक देते हैं, धरना। स्ट्राइव होता है आई शैल स्ट्राइव फॉर दिस, मैं इस चीज के लिए मेहनत करूंगा, मैं इस चीज के लिए एम कर रहा हूं। वी स्ट्राइव फॉर गुड परफॉर्मेंस, हमारी एम, हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो गुड परफॉर्मेंस है क्लैट पॉइंट का। तो ये हमें पता चल गया स्ट्राइव क्या है, स्ट्राइक क्या है। स्ट्राइफ जो होता है ना, इसको जो रोड पे झगड़े हो रहे होते हैं, फाइट होती है दो लोगों के बीच में, जब चाहे फिजिकल अब्यूज हो चाहे वर्बल अब्यूज हो, उस लड़ाई को हम स्ट्राइफ बोलते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे परसीव को हम स्ट्राइफ तो नहीं बोल सकते। अब वापस आओ पैसेज पे। एक बार जो सेंटिनेंट वर्ड है ये उन लोगों के लिए है जिनको समझ में ना आया हो, कि अगर आपको मतलब आपको नहीं पता था कि इस वर्ड का मतलब क्या है सेंटिनेंट का, तो आप पैसेज पे जाओ, कॉन्टेक्स्ट से समझो कि क्या मतलब है वहां पे। Look at this. We can forget that we are sentient beings with law and codes and ethics. अब ये यहाँ पे sentient beings से क्या, sentient beings से तो भी समझ में आ रहा है ना कि कुछ अच्छे इंसान की बात हो रही है, यानी कि जिसके मन में फीलिंग्स हो, हम समझदार हैं। अब अगर कोई ये पैसेज पढ़ेगा ना, वहां पे उसको समझ में आ, देखो परसूड यहाँ पे लिखा है, ड्रीम्स टू बी परसूड, परसूड यानी जो काम हम आगे लेके जाएंगे, तो परसूड एक ऑप्शन था, तो इसलिए परसू हट जाता है। आगे क्या करना है, परसीव और परसू में बहुत अंतर है। परसू मतलब जो हम आगे करना चाहते हैं, हम परसुएसिव, हम किसी को समझा सकते हैं। परसू या ना ये हम काम कर रहे हैं, हम इसे फॉलो कर रहे हैं, हम आगे बढ़ा रहे हैं, वो अलग चीज हो गई। परसीव होता है जैसे हम चीज को समझते हैं, वो यहाँ पे सेंटिनेंट बीइंग्स आएगा, यानी कि हम एज हमने बोला ना हम परसीव कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे इंसान की बात हो रही थी, समझदार लोगों की बात हो रही थी, पीपल विद अ ब्रेन, पीपल विद सम सेंस, सम ह्यूमैनिटेरियन सेंस की बात हो रही थी यहाँ पे, इसलिए सेंटिनेंट वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक, ये था उन लोगों के लिए अगर वोकैबुलरी वीक है तो कैसे आपको डिराइव करना है अपना मीनिंग। ठीक है, तो वी आर डन। सबको अभी तक क्लियर हो गया है कैसे हमने करा? सो द करेक्ट आंसर हियर इज सेंटिनेंट। ठीक, डन। सो स्कोर्स एवरीबडी वेरी क्विक। Okay, already people have started sending the scores. Shivam 3, Kavya 4, Satvika 4, Piyush 4, Akanksha 3, Akshay 3. Good. बाकी लोग भी स्कोर्स लिखो, इट डजेंट मैटर, 2 है, 1 है, 0 है, जो है लिखो। दिस इज फॉर यू ऑल टू सी, ताकि आप अगली बार से ध्यान रखो कि हाउ डू वी हैव टू गो थ्रू द पैसेज, वी हैव टू मेक श्योर वी आर अटेम्प्टिंग द पैसेज विद मैक्सिमम एक्यूरेसी। ठीक है, सो वील गो थ्रू द नेक्स्ट पैसेज नाउ। सब लोग बताओ एक बार, जस्ट इन वन वर्ड, व्हाट वाज अकॉर्डिंग टू यू द डिफिकल्टी ऑफ द पैसेज? वाज इट डिसेंट, मॉडरेटली डिफिकल्ट और डिफिकल्ट टू यू? कि जो पहले हम पैसेज कर रहे थे अभी तक बहुत दिनों से, वो काफी बेसिक पैसेजेस थे, कहीं ना कहीं हमें पैसेज से बहुत इजीली आंसर मिल रहा था, हमें बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा था। अब यहाँ पे थोड़े ऑप्शंस ट्रिगर कर रहे हैं, अलग अलग मीनिंग है, तो अभी क्या लग रहा है, व्हाट इट इज लाइक, डिफिकल्ट है, मॉडरेट है, डिसेंट है, इजी है? ठीक है, ओके चलो, पैसेज नंबर 2, विल स्टार्ट इट अगेन। हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, फिर वापस आएंगे आंसर्स पे। Which of the following statements agree with the assessment of the author? Why, according to the author, are visual cues so effective? Which of the following environments would ensure a person that she visits the gym after a tough day at work? In the above passage, what is the most significant benefit of an organization gets if they configure a better environment for their employee?
Which of the following is an appropriate title for the passage? Start going through the passage. I guess nobody made a request to speak because the speaker was turned off. In case, whensoever you make a request to speak and I'm not notified, just in those circumstances, please make sure you also message in the chat section, okay? Okay. Are we done? Can we move on? Okay. We'll start with the questions. हो गया है? Trisha, everyone done? Okay, done. ठीक है. Now, which of the following statements agree with the assessment of the author? यानी कि ऑथर ने इस पूरे उसमें जो बात कही है उसके साथ कौन सी इनमें से बात बिल्कुल क्लियरली स्टेट हो रही है. लेट्स स्टार्ट. अ पर्सन वुड बेनिफिट फ्रॉम अ रिमाइंडर्स ऐप मोर देन अ नोट इन हिज कैलेंडर. ठीक है. अ पर्सन वुड बेनिफिट मोर फ्रॉम अ टू डू लिस्ट देन मेकिंग अ मेंटल नोट. Having a visual reminder of an activity improves the chances of a person engaging him in there. अब देखो, ठीक है. अब कुछ चीजें हैं जो हमें क्लियरली पता है, करेक्ट है कि विजुअल रिमाइंडर की बात करी है. ठीक. अगर देखा जाए रिमाइंडर्स ऐप क्या करता है, बार बार वही चीज हमारी नजरों के सामने लेके आता है. तो वही इन्होंने बोला कि क्यूज होने चाहिए, सामने सामने वो चीज आपको दिखनी चाहिए. इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया सेब की बास्केट का. एन एप्पल बास्केट केप्ट अप ऑन अ टेबल इन अ बिग जार. व्हाट डज इट डू फॉर यू? इट गिव्स यू डेली रिमाइंडर टू ईट एन एप्पल. Okay, so this reminders app can be held synonymous to be with that apple basket because it was all in the same sense. इसलिए आप यहाँ पे समझ पाओगे. अगर अभी किसी को ना समझ में आया हो, रिमाइंडर्स ऐप वही काम कर रहा है जो एप्पल बास्केट कर रही थी पैसेज में. आपको वो दिखता रहेगा. दैट इज वाई रिमाइंडर्स ऐप भी सही है. तो हमें पहले ही पता चल गया दो सही है, तो ऑल ऑफ द अबव हो सकता है. ठीक. बट फिर भी हम बी देखें, क्या पता बी बिल्कुल ही गलत हो.
तो आपको इनमें से एक चूज करना पड़े. Now next, a person would benefit more from a to-do list than making a mental note. What will a mental note do? A mental note will not make sure कि वो चीज आपके सामने बार बार आ रही है. हो सकता है आप वो भूल जाओ, but a to-do list, a list that in which you will be writing down all your tasks, what would it do for you? It will make sure you see it every time and you are reminded about the task you should be doing up. That is why option B is also correct. अब यहाँ पे हमने ये समझा कि ऑथर ने जो पूरी टोन पकड़ी थी पैसेज में और जो बात उसने कहनी चाहिए वो सब में कही. दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर हियर इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक, सो एवरीबडी गॉट इट करेक्ट. ओके, आई कैन सी द आंसर ऑन द स्क्रीन. मोस्ट ऑफ यू ऑल गॉट इट करेक्ट. नाउ नेक्स्ट, why according to the author are visual cues so effective? Now what is the reason? Author ने बहुत सारे reasons दिए हैं पैसेज में, बट कौन सा मेजर रीजन है जो उसने दिया है? पहला, बिकॉज अ विजुअल सेंस हैज अ हायर प्रायोरिटी ऑफ एग्जीक्यूशन देन अदर सेंसेस. क्या ऑथर ने सेंस कंपैरिजन किया है कि अच्छा हम कोई चीज जो छू के देखते हैं उससे हमें बाद में पता चलता है, मेंटली हमें अलग बाद में पता चलता है, कोई चीज हम देख रहे हैं बार बार से पता चल रहा है. बट क्यूज तो कुछ भी हो सकते हैं ना, कि हो सकते हैं हम कोई चीज बार बार देख रहे हैं, कोई हमें बार बार टोक रहा है, वो भी एक क्यू है. अच्छा, कोई हमारी नजरों के सामने से निकल रहा है, वो भी एक क्यू है. कोई चीज हमें हाथ में बार बार कर रही है तो वो भी एक क्यू है. तो सेंस कंपैरिजन तो एक्चुअल में नहीं किया ऑथर ने. नेक्स्ट, तो ए शायद इतना एप्ट नहीं बैठेगा. Now next options, our perception changes when we are reminded of a certain task. ये परसेप्शन चेंज होता है क्या? ये बात बोली है ऑथर ने कि हमारा किसी चीज को लेके परसेप्शन ही बदल जाएगा. परसेप्शन चेंज होने की बात नहीं बोली है. क्या एप्पल उसको दिख रहा था बार बार तो उसका परसेप्शन चेंज हो गया? पहले उसको लग रहा था मुझे नहीं खाना है, नहीं, परसेप्शन नहीं बदला वहां पे उसका. बस ये कि आपको वो चीज दिख रही है तो यू आर रिमाइंडेड ऑफ इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. तो नीचे ये हमें जो है ना डाउटफुल है, जहां तक ये करेक्ट नहीं है. ठीक, ए वाला भी बहुत डाउटफुल था, तो अभी तक इस समय करेक्ट आंसर ए एंड बी में नहीं मिला है. नेक्स्ट, क्रिएटिंग विजुअल क्यूज कैन इफेक्टिवली ड्रॉ आवर अटेंशन. यही एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो है पैसेज में दिया है, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड, इफेक्टिवली ड्रॉ आवर अटेंशन टू डू आवर प्रेफर्ड एक्टिविटी. तो हमें ये तो पता चल गया कि ये सही है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये करेक्ट आंसर होगा. बाकी हाफ हाफ वाले जो ऊपर थे वो हट गए. Evolutionally, visual cues can switch our focus to other task. अब क्यू हमारा ध्यान जो है किसी और टास्क की तरफ ले जाए तो फिर उसका फायदा ही क्या है? That is why option C is correct. ठीक है, everybody got it correct. यहाँ पे भी आप मुझे अपना स्कोर बताइएगा, and once we are done doing the first two passages, I'll take up your doubts. Okay? बहुत बाद में डाउट्स लेने से प्रॉब्लम ये होती है ना कि फिर वो जो नुआंस होता है पैसेज के साथ आपका और हमारा दोनों का खराब हो जाता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, which of the following environments would ensure a person that he or she visits the gym after a tough day at work? Okay, a reminder from his parents to visit the gym when he comes back from work, a notification from his gym app to remind him to continue his workout, and अब देखो नोटिफिकेशन तो हो सकता है, ठीक है, कि उसको सामने से दिख रहा है एक नोटिफिकेशन, तो ये तो हो सकता है. आगे देखो, एन अलार्म गोइंग ऑफ 20 मिनट्स बिफोर हिज जिम टाइम विदाउट स्नूजिंग, और अलार्म की बात हुई है, ठीक, ये भी हो सकता है. अ फोन कॉल फ्रॉम हिज जिम पार्टनर टू आस्क इफ ही विल विजिट द जिम. अब देखो ये माँ का कहना और फोन कॉल ये अलग ही बात है. क्यू का क्या मतलब होता है कि कोई चीज आपको बार बार वो चीज रिमाइंड कराए. अब नाउ यू ऑल टेल मी कि क्या बेटर होगा, एक जिम ऐप पे जो एक नोटिफिकेशन आएगा वो, या फिर एक अलार्म. एंड ध्यान रखना ये विदाउट स्नूजिंग अलार्म है, यानी वो बंद नहीं होगा, आपको बंद करना पड़ेगा. अलार्म मतलब वो स्नूज नहीं होता है. ओके, सो अगेन दो पीपल आर डिवाइडेड बिटवीन बी एंड सी. कोई क्लियर नहीं बोल पा रहा है. देखो अब यहाँ पे जिम ऐप पे एक नोटिफिकेशन आया, आपको एक बार आया, आपने वो नोटिफिकेशन नहीं देखा, स्वाइप कर दिया, हो सकता है आप नहीं गए. बट व्हाट अबाउट एन अलार्म? दैट अलार्म विल कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग. तो हो सकता है आप जब तक नहीं जाओगे, आप बंद नहीं करोगे, आपको बार बार रिमाइंड करेगा. इट इज दैट सॉर्ट ऑफ अ क्यू जो वहां पे रह रहा है, आपको हटाना ही पड़ेगा उसको. सो इट विल डेफिनेटली एंड अप टेकिंग योर अटेंशन टुवर्ड्स दैट टास्क ऑफ गोइंग टू द जिम. तो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी सी. ठीक, तो जिन्होंने सी बोला था, मेजरली लोगों ने सी बोला है, तो सी करेक्ट है.
In the above passage, what is the most significant benefit an organization gets if they configure a better environment for the employee? अब ये ध्यान रखना, जितने भी आपको आंसर्स करने हैं ना, वो पैसेज की अंडरस्टैंडिंग में करने हैं, ये समझ के कि पैसेज में ऑथर ने किस बात की तरफ फोकस किया है. बहुत आंसर्स सही हो सकते हैं. पहले क्वेश्चन में भी the questions were easy but the options were tricky. That is what examination does. The question is never difficult. Question is straightforward. What makes it difficult is the options. चूज करना होता है ऑप्शन में, ये ध्यान रखना होता है कि क्या चीज पैसेज के साथ, ऑथर के व्यू के साथ, बाकी कॉन्टेक्स्ट के साथ सही बैठ रही है, वो आपका करेक्ट आंसर होगी. वही यहां पे भी देखना है. ठीक है. मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट जो एक ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, पहला इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, ह्यूमैनिटेरियन बेनिफिट्स, डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर एंड कॉस्ट कटिंग. अब बताओ, स्टार्ट एवरीबडी. अब जो भी आंसर्स आएंगे नाउ वील अज्यूम कि वो इसके लिए हैं. ओके. मेजरली अभी तक जो आंसर्स मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जो पूरा था ये पूरा जो फिनोमेना डिस्क्राइब हुआ है पैसेज में, वो था क्यूज के ऊपर. क्यूज हम बेसिकली, क्यूज जो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, हम इसको इससे भी समझ सकते हैं रिमाइंडर्स. कोई चीज जो आपको सामने सामने दिख रही है, समथिंग which is which through your visual senses or through your senses is reminding you again and again continuously to do something or to restrain from doing something. ठीक, कि लाइट मत यूज करो, ज्यादा लाइट मत यूज करो, दैट इज रिस्ट्रेनमेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग. ठीक, तो ह्यूमैनिटेरियन बेनिफिट्स की तरफ इनका ध्यान नहीं गया है. अब इसमें से नोटा हो सकता है, बट लेट्स सी. इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की क्या पैसेज में बात हुई है? क्या वो प्रोडक्टिविटी की तरफ ध्यान है कि लोग और बेटर परफॉर्म करेंगे? अगर वो अपने, देखो ये बात तो फैक्ट है, अच्छा एनवायरमेंट होगा तो लोग बेटर परफॉर्म करेंगे. बट मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट एन ऑर्गेनाइजेशन गेट, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है, वहां पे इन्होंने बात की एक्सपेंडिचर डिक्रीजमेंट कॉस्ट कटिंग में. क्यों? इसका आपको रेफरेंस लेना है वापस पैसेज पे जाके. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी फिगर आउट वेयर इट वाज. अब देखो इसका ना आंसर जो हम डिराइव करेंगे, हम इस पार्ट से करें डिराइव. थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है कि इन्होंने किस सेंस में लिया है. ये इलेक्ट्रिसिटी वाली बात हुई थी ना, कि इनको बार बार वो चीज दिख रही है सामने सामने, इसलिए ये कर रहे हैं. पहली चीज तो चलो ये हो गई. नेक्स्ट, अब देखो प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं एक सही आंसर हो सकता था, क्योंकि देखो इन्होंने ये बोला है, we are more likely to notice cues that stand out. Unfortunately, the environment where we live and work often makes it easy not to do certain actions because there is no obvious cue to trigger the behavior. यानी कि वो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं करते हैं कि हम कोई एक सर्टेन एक्शन है जो ना करें. अब बट यहाँ पे देखो प्रोडक्टिविटी की तो बात हो रही थी कहीं ना कहीं, बट इसको स्टेटमेंट को समझने की आपको बहुत जरूरत है. यहाँ पे ऑफन मेक इट इजी, हमारे लिए इजी बना देते हैं. क्या इजी बनाते हैं? नॉट टू डू सर्टेन एक्ट्स बिकॉज देर इज नो ऑब्वियस क्यू. अब वो सर्टेन एक्ट्स क्या हो सकते हैं? कि जैसे कि प्रिंटिंग मशीन में कम पेपर डालो, लाइट्स ऑफ कर दो जब आप नहीं हो वहां पे, कोई चीज है जिसका कम खपत करो, आप कम कंजप्शन करो, वो हो सकता है. दैट इज वाई ये इन्होंने बात करने की कोशिश करी. और अगर आप देखो ना, पूरा पैसेज कहीं ना कहीं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, कॉस्ट एंड कंपनी की इन्हीं बातों की तरफ ज्यादा डिराइव करता है. इसीलिए यहाँ पे जो है ना, टोन अगर हम पकड़े पैसेज की और ये स्टेटमेंट पे थोड़ा ध्यान से जाएं, तब हम समझ पाएंगे कि करेक्ट आंसर सी है, विच इज कॉस्ट कटिंग में हेल्प करेगा, उनका एक्सपेंडिचर कम करने में हेल्प करेगा. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, अगर वो अपने एम्प्लॉयज का ध्यान एक करेक्ट चीज की तरफ खींचते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऑथर का इस पे टोन पकड़ के करना था. कई लोगों ने सी बोला है, सो सी इज द करेक्ट आंसर. ना
Which of the following is an appropriate title for the passage? Decide. Is it life hacks for productivity, habits to improve work and life, surroundings can improve you, or the best way to reduce expenses? Choose the most apt title for the passage you've just read. पहले सब पांचों के आंसर भेज रहे हैं. काव्या, इसका आंसर आपने दिया है सी. ठीक है, सी. ओके. Devansh is saying D, the best way to reduce expenses. आशुतोष, ओके. सो द करेक्ट आंसर इज सी. ये बहुत इजी था समझने में कि सराउंडिंग्स, यानी कि आप अपने आसपास की चीजों को जैसा रखेंगे उससे आपको वैसे वैसे क्लूज मिलते जाएंगे, और वो चीज आपके लिए उतना ही, आपको किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, कम ध्यान देना है, उसकी तरफ आपका ध्यान केंद्रित करती रहेगी. You would be reminded of doing things by the surrounding you are living in. Basically, the surroundings you are living in can structure your life, could tell you to do certain things, and could change the course of your life in the daily run. ठीक है, तो correct answer is C. Now everybody start sending your scores. Let's see. It was indeed a passage where थोड़ी सी trickiness थी. आंसर्स से आपको समझना था, ऑथर की टोन, ऑथर का स्ट्रक्चर पकड़ना था. पैसेज पढ़ने में बहुत आसान था. ओके, तो मेजरली सबका स्कोर है 3 और 4. ठीक है, अभी अगर मैं स्कोर्स देखूं पिछले पैसेज के और इस पैसेज के, सो डिपेंडिंग अपॉन द स्कोर्स यू स्कोर्ड रिसेंटली इन द फर्स्ट पैसेज, नाउ I would say you all performed as if the passage was moderately difficult. वैसा रहा है परफॉर्मेंस, क्योंकि पहले जो हमने क्लासेस में किया है बहुतों का स्कोर 5 आ रहा था. ठीक है, तो अच्छा है, परफॉर्मेंस इज गुड. दैट मीन्स यू आर फाइंडिंग, आपको वो ट्रिक्स जो है ना कि आपको कैसे ऑप्शंस को कॉन्फ़िगर करना है वो आ रहा है. सो अब अगर अभी तक 2 पैसेज में कोई डाउट रहा है, मेक अ रिक्वेस्ट टू स्पीक, आई विल अलाउ. Hello, ma'am. Am I audible? Yes, Kavya. So, ma'am, I had doubt in the question number 4. As you explained that the answer should be decrease in Just give me a expenditure. moment, Kavya. Let me see why you're not audible. I'll just check and reply. Just give me a moment, okay? Kavya, will you try speaking again? Let me see if you're audible. Ma'am, am I audible now? Hello, ma'am. Am I audible? Ma'am, you are not audible now. Yes, Kavya, am I audible now? Yes, ma'am. So, ma'am, I had doubt in question number 4. I don't believe the answer should be C. Kavya, which question number 4? Of the same passage or the previous one? Ma'am, of this passage only. Okay. Although you explained it, but I still believe that the answer should be A.
Can you A. once go back to the passage? Okay. Yeah, I remember talking about this one कि इसका आंसर ना दोनों की तरफ हो सकता था बेटर. देखो, let me. Yes, ma'am. Where do you want me to stop? Just tell me that, okay? Yes, ma'am. Just this part. Ma'am, basically, uh, the thing about electricity only tells us that they should decrease or the expenditure and cost cutting. Hmm. None else example could be quoted in a similar manner. But if we talk Okay. about increase in productivity, that can be deduced from the from several other examples. For Yes. example, ma'am, even if we talk about the environment thing, it's talking about an Hmm. organization. Although in an organization, what we look after is about the workers, how I mean the employees, how they work. So Okay. for an organization to decrease the cost cutting would be a secondary thing, rather than that they would focus on the increasing productivity from their employees. So ma'am, first is that thing, and the other is that the again the environment increase in productivity, because मैम इधर जैसे ही बात करी गई है that even if we think about guitar cannot be taken as an example for uh, Expenses. yes ma'am, it can be for productivity. Similarly, if we talk about this spillage like the urinals, again it may be that it is reducing the um, spillage, rather than I mean again there is no relevance to the See, now um, this example of spillage is for an organization where people were cleaning. So that is not about productivity. What was it about? It was again about कि उनका पैसा बच रहा है. आप just make sure आप यहाँ पे एक बार देखो. okay. उस पे Yes ma'am. ऑर्गेनाइजेशन पे देखो, उन्होंने बोला कि उनका ईयरली इतना इतना पैसा बच रहा था, ठीक. और क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ो, वो बोल रहे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो ऐसा एनवायरमेंट बनाए, उनके लिए सबसे फायदेमंद चीज क्या है. एक बार इसको पढ़ के देखो, ठीक है. यहाँ पे ना इसको ना थोड़ा सा इसमें क्या जरूरत है आपके समझने की कि ऑथर ने जब भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करी ना, उन्होंने घर की बात करी, इलेक्ट्रिसिटी की बात करी, फिर पैसा बचाने की बात करी. उन्होंने वहां पे वॉशरूम्स की बात करी तो बोला ऑर्गेनाइजेशन का पैसा बच रहा है. उन्होंने उस वहां पे जो उसमें बहुत अलग चीजें वो Okay. देख सकते थे उससे जो हो रहा है, बट स्टिल दे वेंट ऑन टू फोकस ऑन दैट वन थिंग कि उससे उनके एम्प्लॉय कट ऑफ, एम्प्लॉयज कम उन्हें कर रखने पड़े. सेकेंड, उनका इतना इतना पैसा बचने लगा ईयरली, एनम मतलब इतना पैसा बच रहा था. तो देखा जाए दैट इज वाई हम ये देखें डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर एंड कॉस्ट कटिंग. क्वेश्चन रीड करो. Yes, What is got the it ma'am. most significant benefit an organization gets if they configure a better environment for the employees? See, normal circumstances में obviously productivity of employees is very important to any organization. And this thing, decrease in expenditure is secondary. But what happened here is above passage में अगर देखा जाए तो बार बार ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करी गई तब उन्होंने सिग्निफिकेंटली पैसे की बात करी, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ना यही वाला है, स्पिलेज वाला. Yes, okay ma'am, got it ma'am. तो थोड़ा सा ना हमें ये अभी आप अपने जितने भी आपके पेपर्स आ रहे हैं ना, उनका पैटर्न एक बार देखना. उसमें सारा पैटर्न ये क्वेश्चंस में ऑप्शंस रहेंगे, एक या दो ऑप्शन ऐसे हैं जो हमें पता होता है कि यही सही है, बट ऑथर ने कहीं ना कहीं उसका कुछ कॉन्ट्ररी एग्जाम्पल, यानी जो दूसरा ऑप्शन ना वैसे एग्जाम्पल पैसेज में दिया होता है ना, इसलिए हमें वो टिक करना पड़ता है. तो यहाँ पे आपको ये स्मार्ट रीडिंग करनी है कि आप समझो ऑथर ने उस किस बात पे फोकस किया है ज्यादा. ठीक है, Okay, got it ma'am, thank you. ओके. अब देखो एक बात और, एप्पल्स वाली चीज में भी ना पूरा इन्होंने जो स्पिलेज की बात करी, इन्होंने यहाँ पे दो चीजें बात करी. पहला तो कि एप्पल्स अंदर रखते हैं वो खराब हो जाते हैं. सेकेंडरी उन्होंने ये बात भी करी कि एप्पल्स खराब हो रहे हैं तो पैसा वेस्ट हो रहा है, बट जब हम बाहर रख रहे हैं तो वो खाने में आ रहे हैं बार बार, तभी उन्होंने बात वही करी कि किसी का पैसा वेस्ट होना बंद हो जाता है. तो बार बार ना कहीं देखो तो एक थोड़ा मॉनिटरी एंगल ना ऑथर की पूरे पैसेज में ज्यादा लग रहा है. ये गिटार वाली बात तो चलो अलग है कि गिटार रख दिया वो यूज में नहीं आ रहा है, वो हैबिट नहीं पड़ रही है, बट स्टिल वही पैसा वेस्टेज की बात जो है ना वो ज्यादा पैसेज में वो टोन ना ऑथर ही ज्यादा पकड़ रहा है. इस वजह से दैट इज व्हाई वी वेंट ऑन टू टेक दैट ऑप्शन. ओके, नाउ टेल मी, ये इसमें और किसी का कोई डाउट है किसी भी वो बताओ, एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड. एंड इफ यू डोंट हैव अ डाउट देन आल्सो टेल मी.
If nobody has a doubt, just write a no so that we can move forward. Most probably this is going to be the last passage for the day, and then we'll come to an end. Okay, okay. Nobody has a doubt. Okay. Which of the following statements support the view of the author? तो ठीक है, ये तो normal question है. Which of the following sectors of population is most affected by redundant jail laws? तो jail laws की जहां पे बात की, you will have to stop there and look at. Okay. Which statement will contradict the opinions presented in the passage? Contradictory. ठीक. Which of the following word means the same to put in perspective? पर्सपेक्टिव में पुट करना. ये फ्रेज ध्यान से देख लो, उसके बाद ऑप्शन देख लो. कंसेप्चुअल, डिसफंक्शनल, एनेक्डोटल, कॉन्टेक्चुअलाइज. अब देखो कहीं ना कहीं कई लोगों को इसमें आंसर ऑलरेडी पता चल गया होगा. Which of the following summarizes the above passage? तो बस ठीक है, जेल लॉज और टू पुट इन पर्सपेक्टिव की बात हमें देखनी है. बाकी क्वेश्चंस जो हैं दे कैन बी डन आफ्टर रीडिंग द एंटायर पैसेज. ओके, लेट्स स्टार्ट. उसमें एक ऑप्शन एनेक्डोटल भी था ना, तो एनेक्डोटल आया है यहाँ पे. वेयर वाज इट? आई जस्ट रेड द वर्ड एनेक्डोटल. यस, ये इसलिए अंडरलाइन करना है आपको, इसका कॉन्टेक्स्ट यहीं से समझना है. तो टू पुट इन पर्सपेक्टिव से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है. So once you all are done, just tell me and we can start with the questions. Okay. So let's start with the questions. The first question in front of us is, which of the following best supports the view of the author? तो author का view हम समझ चुके हैं. अब let's see. Use of the martial laws outweigh the false accusations made under them. अब पहली बात तो मार्शल लॉज से इनका मतलब है पुराने यानी ब्रिटिश राज के जो लॉज हैं, ठीक, पुराने. यूज, उनका जो यूज है वो आउटवे करता है उनके फॉल्स एक्यूजेशंस को, यानी कि फॉल्स एक्यूजेशंस कम है, उनका यूज ज्यादा है. ये तो बिल्कुल ऑथर के टोन से मैच नहीं कर रहा. ऑथर ने पूरी तरीके से उनके बारे में उल्टा बोला है कि उनकी वजह से लोग अंदर चले जाते हैं जेल में. आप वो बहुत सिंपल टोन में पढ़ सकते हो, ठीक. तो दैट इज वाई ये करेक्ट आंसर नहीं सकता है. दिस वन इज एलिमिनेटेड. Dowry cases are underreported due to societal pressure. Not relevant here. Use of sexual assault laws for means of personal gain has become a nuisance. Means this is happening. Ye exact same thing has been stated in the passage. And next, liquor manufacturers operate without license. Irrelevant.
तो एलिमिनेशन से ही आफ्टर रीडिंग इट वी रीच टू अ करेक्ट आंसर विच इज सी. So this one was an easy. Okay, now let's move forward. Which of the following sectors of population is most affected by redundant jail laws? If in case anybody needs to go back to the passage, we'll go back there and see. अब यहां से ना ये 18 to 30 years वाला जो फ्रेम है ना, इसको समझना, ठीक? And then come back to the question. Which of the following sectors of population is most affected by redundant jail laws? यानी कि बेकार के जो जेल के लॉज है. अब देखो इन्होंने ये भी बोला कि बहुत छोटे पेटी क्राइम्स के लिए वो ले आते हैं, कुछ चीजें जो आज की डेट में रेलेवेंट नहीं, उसकी वजह से गरीबों को प्रॉब्लम होती है, तो गरीबों की भी बात करी हुई है. एंड एक स्पेसिफिक एज ग्रुप है जिसके लोग अंडर ट्रायल होने के बाद भी जो अभी भी वहां पे हैं जबकि वो कन्विक्टेड नहीं है. तो अब बताओ क्या है? Elimination. Upper working class eliminated. Adults in opposition eliminated. अब देखना है young adults and minors, students and young grads. अब यहां पे you have to just make sure आपने जो एज बार देखा था, एंड ऑल्सो मेक श्योर अगर यहाँ पे एग्जाम्पल में कहीं पे भी वो पुअर वर्ड वाला होता तो हम उसको करेक्ट बोलते, क्योंकि दैट वाज अ बेटर रेलेवेंट ऑप्शन. क्योंकि यही बात उन्होंने बोली कि जेल लॉस जो रिडंडेंट है उनकी वजह से हमारा लॉ सिस्टम इज डिसफंक्शनल, इट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, सबको अच्छे लीगल रिकॉर्सेस नहीं, उसकी वजह से गरीब लोग फंस जाते हैं पुराने टाइम के बेकार के लॉज में. ठीक, नाउ टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर. ओके, यस इट इज डी. अब ये करेक्ट है, इस पे हम कैसे पहुंचे? क्योंकि यहाँ पे ना ये वर्ड दिया है माइनस. माइनस का मतलब क्या होता है? बिलो 18. ठीक, एंड इन्होंने यहाँ पे 18 दे दिया है ना, इसकी वजह से हम आते हैं स्टूडेंट एंड यंग ग्रेजुएट्स की तरफ. ठीक, इसको समझना था यहाँ पे इस पार्ट से. ठीक, which statement will contradict the opinions presented in the passage? Anti-dowry laws are framed in such a way that police cannot arrest multiple people for one crime. इन्होंने बोला है which of the statement will contradict, ठीक, the opinions presented in the passage. Sedition law has become obsolete. Sexual assault laws do not differentiate between rape and false promises of marriage. Prior reforms in India cannot be brought about by constructing more jails. So obviously we know it is A, क्योंकि इन्होंने बोला क्या था वहां पे पैसेज में कि इस तरीके के लॉस फ्रेम्ड है कि एक बार में मल्टीपल लोगों को उठा के ला सकते हैं. दैट इज व्हाई इट इज A. इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन जहां पे आप पूरी तरीके से ऊपर से पढ़ के इसको इजीली आंसर कर सकते थे. Which of the following word means the same as to put in perspective? अब बताओ, कॉन्सेप्चुअल वर्ड था, डिसफंक्शनल था, एनेक्डोटल था, कॉन्टेक्चुअलाइज था. नाउ डिपेंडिंग अपॉन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज, पहले ये बताओ आप क्या क्या इजीली एलिमिनेट कर सकते हो. जस्ट राइट डाउन कौन सा ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो सकता है. अच्छा ओके, पीपल आर स्टार्टेड टू कम अप विद देयर आंसर्स. ओके, ठीक है, तो यस द करेक्ट आंसर इज कॉन्टेक्चुअलाइज. ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि ये टू पुट इन पर्सपेक्टिव, अगर किसी चीज को आप एक पूरे पर्सपेक्टिव में रखो, उसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करो, और जो जिस तरीके से ये वर्ड कॉन्टेक्चुअलाइज ऊपर था पैसेज में यूज, उससे हमें पता चलता है इनका मतलब पूरा पर्सपेक्टिव समझ के ही था. बाकी अगर हमें रिमूवल करना हो तो हमें पता है डिसफंक्शनल, डिसफंक्शनल हम हटा देंगे. एनेक्डोटल हट जाएगा. एनेक्डोटल का मतलब एविडेंस के साथ यूज हुआ था, यानी कि कौन से एविडेंस देखा जाए तो एक एग्जाम्पल की तरह, यानी आप एनेक्डोट एज एन एग्जाम्पल समझ सकते हो कि कितना ज्यादा मजाक बन गया है डाउरी के लॉ का. ठीक, वो. और अगर कोई बच्चा कंफ्यूज होगा तो वो होगा ओके, काव्य सिंह, बी कैन बी एलिमिनेटेड. वेरी गुड काव्य. पहले तो हम बी और सी सबसे पहले हटाएंगे.
अब अगर कोई बहुत कंफ्यूज होता ना, हद से भी हद, अगर स्मार्ट रीडिंग करने के बाद, तो वो कंफ्यूज होता कॉन्सेप्चुअल के बीच में एंड कॉन्टेक्चुअलाइज के बीच में। अब देखो, किसी चीज का कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना कि वो आंतरिक रूप से है क्या, वो तो बहुत जरूरी है। और एक आता है कॉन्टेक्चुअलाइज, टू पुट, अब ये देखो पहले लिखा गया, टू पुट इन पर्सपेक्टिव, अगर आप उसको जो ऐसी सिचुएशन है उसके हिसाब से समझे। अब कॉन्सेप्चुअल क्या होता है कि किसी भी चीज की आंतरिक नॉलेज हो ना, पूरी तरीके से उसको समझ लेना, मींस इन डेप्थ नॉलेज को हम बहुत बार कॉन्सेप्चुअल बोल देते हैं। कॉन्सेप्चुअल बात है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। फिर आता है कॉन्टेक्चुअलाइज, कॉन्टेक्चुअलाइज मैं क्या बोलती हूँ, हम हमेशा आपको बोलते हैं ना कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको कॉन्टेक्स्ट देख के समझना होगा, क्या पर्सपेक्टिव है ऑथर का वो समझना होगा। दैट इज हाउ कॉन्टेक्चुअलाइज बिकम्स मोर सिनोनिमस। और उसका सबसे इजी वे था देखने का कि एग्जैक्टली आप देखो पैसेज में वहां पे वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following summarizes the above passage in the best way? Option A, lack of infrastructure to support confinement has led to the breaking point of imprisonment. अभी देखो इसमें एलिमिनेशन करना है, ठीक, कि इन्होंने सबसे पहले बोल दिया कि इम्प्रिजनमेंट बढ़ने का सबसे पहला रीजन क्या है कि जो बहुत स्पेस है वो बहुत कम है। बट इम्प्रिजनमेंट, वहां पे उन्होंने बोला इम्प्रिजनमेंट बढ़ने का रीजन सिर्फ स्पेस नहीं और ना ही सिर्फ बिल्डिंग्स बड़ी बना के हम इस प्रॉब्लम को काउंटर कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि जब तक ये जेल लॉज चेंज नहीं होते हैं तब तक, यानी कि मतलब क्रिमिनल लॉज चेंज नहीं होते तब कोई जेल रिफॉर्म नहीं आ पाएगा। दैट इज हाउ वी कैन एलिमिनेट दिस, कि ये बेस्ट वे में तो नहीं बोल पा रहा है। Clauses of some laws have become redundant in the new millennium and should be overhauled by new age politicians. ठीक, एक तो ये ऑप्शन हो गया कि कुछ लॉज हैं वो हैं रिडंडेंट हो चुके हैं तो आपको उनको हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट, obsolete laws of the colonial period lead to cases that are under trial for long periods of time, thus prolonging the custody of the prisoners. ठीक, एक तो ये समरी हो गई। नेक्स्ट, right to free speech is under threat due to age old laws governing today's outspoken generation. Eliminated, irrelevant. अभी देखो, most people have come up with answers saying C, obsolete laws of the colonial period lead to cases that are under trial for long time. उनकी वजह से लोग बहुत लंबे टाइम तक अंडर ट्रायल हैं, अभी भी वो रह रहे हैं वहां पे और बहुत ज्यादा कस्टडी में आ गए प्रिजनर। अरे एक ऑप्शन है ये, क्लॉजेस ऑफ सम लॉज हैव बिकम रिडंडेंट इन द न्यू मिलेनियम, यानी कि आज के टाइम पे जैसे कुछ लॉ सेडिशन हो गया या कुछ पुराने लॉज है वो बेकार है, उनकी कुछ क्लॉजेस बहुत बेकार है and should be overhauled by new age politicians, और उसको हटा देना चाहिए। Just rethink about it once more and go back to the passage for this, और उसके बाद डिसाइड करो, ठीक है। Don't be so quick in giving answers. दो हम बहुत बार क्वेश्चंस में वापस रीडिंग नहीं कर रहे हैं बट उसकी जरूरत पड़ सकती है। अब देखो यहाँ पे अगर इन दो पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ो तो इसमें रीजंस दिए हैं। Although liberty is specified, but it isn't the main essence of the passage. Okay, yes. Now everyone come up with your answers after going through the first two like those two passages. कि कुछ clauses हैं जो irrelevant है and इसको change करने की जरूरत है। Next, obsolete laws of colonial period lead to cases that are under trial for long periods of time, thus prolonging the custody of the prisoners. You have to tell the summary of the passage. ठीक? And summary is not about lots and lots of people being in custody just because of the colonial period laws. They spoke about laws that were redundant. Redundant means useless, not of use in the current time. उसके लिए वो useless हैं। उनमें से कुछ लॉज जो थे वो ब्रिटिश राज के लॉज थे, वो बेकार थे, उनकी बात हुई। इसी वजह से ऑथर ने ये बात करी है, ठीक, कि कॉलोनियल टाइम के कुछ लॉज हैं वो बेकार है, उसकी वजह से लोग जेल में हैं। फिर उसने गरीबों की भी बात करी कि गरीब लोग परेशान हो रहे हैं, उनको इतना अच्छा लीगल रिकॉर्ड्स नहीं मिल पा रहा है, डिसफंक्शनल लीगल एम्बिट है हमारा,
ठीक, उन्होंने फिर क्लॉजेस की बात करी कि कुछ लॉज है उनके क्लॉजेस गलत हैं जो आज के टाइम पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से जिसमें फंस के लोग जेल जाते जा रहे हैं, जबकि उनका भी वो अंडर ट्रायल है, बट स्टिल वो कन्विक्टेड है, वो जेल में, इवन दो अंडर ट्रायल होने के बाद. That is why the correct answer here is B, that some clauses are redundant and they have to be removed to make sure that there is jail reform. और ये politicians का काम है. ठीक, that is how we come up to the answer, which is B. So we are done with the first 3 passages of today, and seeing that we are running out of time, तो अब we have done with the class. सब अपने scores बताओ. Very good, Kavya. Very good, Trisha. Others also be very quick. Good, Akanksha. Okay. Good, Shivam. ठीक है. ओके, अब ओवरऑल अपने पूरे 3 पैसेजेस का आफ्टर स्कोर बताओ. आफ्टर 15 कितना स्कोर है आपका? काव्या 12, आकांक्षा 11. ठीक है. अगर इसमें किसी का भी स्कोर ना 13 से 15 है, 13, 14, 15 और 12 पे आई वुड से, तो डिसेंट स्कोर है. बट इसमें इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये पैसेजेस ऐसे थे, ये आपका पूरा जैसा आपका पेपर आता है ना, बिल्कुल वैसे ही सोर्सेस को लेने की कोशिश करी गई है कि आपका ध्यान उन्हीं की तरफ जाए. ठीक है, तो वी आर डन विद दिस. एनीबडी हैज अ डाउट नाउ दे कैन आस्क, और जिनको कोई डाउट नहीं है दे कैन लीव द क्लास. नॉट अ प्रॉब्लम. Akanksha, see, it's already 4:17. So if we start with the next passage, that will take a lot of time. तो फिर उसके बाद मैं किसी के डाउट्स नहीं ले पाऊंगी. दैट इज बाय सेड कि हम किसी भी क्लास में ना सिर्फ 3 या 4 पैसेज करेंगे, 2 तो नहीं करेंगे, 2 बहुत कम पैसेज होते हैं, अनलेस इट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन पीपल, यू हैव ऑल कम अप विद क्वेश्चंस. बट अब किसी को डाउट है तो डाउट्स पूछ सकता है वो, ताकि वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए. ठीक है, तो वी कैन नॉट डू वन मोर क्वेश्चन अभी, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. एंड आई विल ट्राई कि आपकी नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी हो. ठीक है, एंड वी गॉट लेट फॉर द क्लास बिकॉज आई वाज स्टक इन ट्रैफिक, सो सॉरी फॉर दैट, जो लोग उसकी वजह से क्लास में नहीं आ पाए. ठीक है, ओके, बाय शिवम. So if you all do not have a doubt, you can leave the class. If somebody has a doubt and they're making a request to speak, unless it is not audible to me, just tell me in the chat section and I'll allow that. I'll make sure of that. Others can leave the class. No more to discuss. Okay. So we are ending the class. Thank you, everyone.